मैं जिगर साहब अब आपके पास मिजोरम की बात होगी तो मणिपुर की बात होनी है, ऐसा वहां के चीफ, क्योंकि 12,000 मणिपुर के कुकी वहां आके शरण लिए हुए हैं, बर्मा से क्रॉस ओवर करके वहां के शेड्यूल ट्राइब्स आए हुए हैं। 40 में से 39 सीटें वहां ट्राइबल की हैं। तो ऐसे में मतलब ये इनके लिए मुश्किल यह है कि ये एम से मिजोरम के एम से मणिपुर, ये कहना भी मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो ज्यादा नुकसान। तो एक तो जरा आप पे इस पे ये अपने आप ही जो आप मणिपुर से भाग रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, वो फंस गए। दूसरा जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज राहुल गांधी ने, हालांकि वो प्री डिसाइडेड था, कोई आज के इसके नहीं था, आज आप लोगों की, आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की, और वो सीडब्ल्यूसी अगर देखिए तो उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। चारों चीफ मिनिस्टर आए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो चारों चीफ मिनिस्टर को बुला के किए, बैठा के किए, और ये पब्लिक का एक मैसेज गया है कि हम जाति सर्वेक्षण कराएंगे, करा के रहेंगे। और दूसरी बात, जब एक वहां से किसी पत्रकार ने पूछी कि आपके पास जो अपर कास्ट वोटर है वो इससे भाग जाएगा, तो राहुल गांधी ने कहा मैं चुनाव के लिए नहीं करा रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं। तो राहुल गांधी तो नहीं लगता है कि इसको छोड़ेंगे। मैं अब जरा आपसे समझ लूं कि जाति सर्वेक्षण भी क्या एक मुद्दा रहेगा 2024 में, तो रहेगा ही रहेगा, क्या इस राज्य इलेक्शन में भी एक मुद्दा रहेगा? और मिजोरम और मणिपुर की बात जरा दोनों पे आपका एक। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहले तो जैसे ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, मुझे लगता है अब भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं और जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि जिस तरीके से मणिपुर के मामले में मोदी जी ने अपना मुंह चलाया, मणिपुर का मुंह नहीं चलाया, तो मिजोरम का मुंह तो वो बिल्कुल चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता कितनी नाराज है वो हम सब जानते हैं। जिस तरीके से बर्बर तरीके से जो जो घटनाएं हुई, अभी मेरे ख्याल से कल भी एक न्यूज ऐसी आई थी कि किसी युवा को वहां पे जिंदा जला दिया गया था 3 महीने पहले, वो भी खबरें चल रही है सोशल मीडिया में, और उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं है, ना कोई बातचीत है। और हमेशा जब भी मीडिया में कोई बात आती है तो सिर्फ इतना केवल आता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री है उनके साथ हर 3 घंटे में अमित शाह साहब बैठकें कर रहे हैं या फोन पे बातचीत कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी कोरी बातें हैं जो जनता बिल्कुल समझ चुकी है, और पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष का जो लेखा जोखा है वो भी अब लोगों के समझ में आ चुका है। ये केवल जुमलों की सरकार है या झूठ बोलने वालों की सरकार है, और केवल पूंजीपतियों का साथ देने वाली सरकार है। दूसरी बात यह है कि जो राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसमें जातिगत जनगणना जो है वो बिल्कुल मैं मानकर चलता हूं कि ये राज्यों के चुनाव में भी बिल्कुल जबरदस्त असर करेगी, क्योंकि उससे राहुल जी का एक आप फोकस देखिए वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं ये इलेक्शन के लिए कर रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक इतने वर्षों में जो चीज बाकी रह गई वो बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। वो इस तरीके से वो बात को इंगित कर रहे हैं कि अब मैं ये करवा कर रहूंगा, उसमें चाहे कोई भी राज्य सरकार, हमारी खुद की कांग्रेस की राज्य सरकार हो तो भी मेरा ये बीड़ा है कि मैं ये करवा कर रहूंगा, ताकि वहां के लोगों को न्याय मिले, वहां की जो भी जातियां हैं उनको न्याय मिले। और उसी के बाद वो आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात करते हैं, ताकि जितने पिछड़े वर्गों में जो भी तकलीफ या जिस तरीके से वो अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उसमें भी क्या किया जा सके, उसके लिए वो बातचीत आगे करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। एक जो बात आपने बताई सर, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से गौर करने वाली बात है। 4 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं आज की तारीख में, प्रियंका गांधी जी के मैडम के साथ में ही वो सारों पांचों का एक फोटो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं और बता भी रहे, जनता को भी दिखा रहे कि चारों ओबीसी है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ये बिल्कुल बताने की 100% ये जनता के तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी समाज के लोगों को कितना मान सम्मान और किस लेवल पे कांग्रेस इनको सम्मान देती है, वो बात बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी बात यह है, जो खड़गे साहब के जब भी वो अध्यक्ष बने तब से ये चल रही है कि दलित समाज के व्यक्ति को किस लेवल पे कांग्रेस में मान मिलता है, वो भी पूरे देश ने देखा है। तो ये जो सारी बातें है वो बातें इंगित यही कर दी है कि सभी समाज, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी वर्णों को साथ लेकर कांग्रेस की जो आगे आने वाली रणनीति है, चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे इलेक्शन 2024 का लोकसभा को, वो हम सब कुछ ये लेकर चलेंगे। और ये सारी बातों में बीजेपी बिल्कुल पिछड़ी हुई नजर आती है। आप देखिए कि मैं आपके माध्यम से जितने भी जो बेचारे अंधभक्त है उनको ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जितने भी दावे हम पे बोलने की कोशिश की, भारत, इंडिया और वो सारे नाम को लेकर, तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप भारत बोलो, इंडिया बोलो, हिंदुस्तान बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, अरहर की जो दाल है वो 180 रुपये आपके घर में भी आती है, मेरे घर में भी आती है, तो वो तो आपको उसी भाव में लेनी पड़ेगी, उसमें मोदी जी कोई रियायत नहीं करेंगे। और अगर आप अपने घर में गंगा जल मंगवा रहे हो नवरात्र के त्योहार के उपलक्ष्य में, तो उससे ऊपर भी आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा, चाहे आप भाजपा के मेंबर हो या ना हो। अगर आप देश के नागरिक है तो आप जीएसटी भर के उसको आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं।
तो मुझे लगता है ये सारी बात अब लोगों के समझ में बिल्कुल भली भांति आ चुकी है कि गवर्नेंस किसे कहते हैं और जुमलेबाजी किसे कहते हैं। और ये जुमलेबाजी की वजह से ही और जो दूसरी कैडर तैयार न करने की वजह से बीजेपी आज की तारीख में बहुत ही खराब हालत में, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं पर भी हो, उन्होंने अपने एक-एक जो चेहरा होना चाहिए वो तक भी आज तक तैयार नहीं किया। और जितने भी चेहरे थे उनके पास, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या कहीं और जैसे रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ में, उनको भी कैसे दरकिनार कर दिया वो हम सब देख रहे हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ कि राजस्थान के अंदर माथुर साहब ने जो काम गिनवाए अशोक गहलोत साहब के, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जिस तरीके से चिरंजीवी योजना उन्होंने लॉन्च की, मेडिकल क्षेत्र में जो काम किया वो जबरदस्त है। दूसरे और बहुत सारे प्रकल्पों के साथ वो चल रहे हैं। 2030 का एक विजन लेकर चल रहे हैं कि 2030 में वो आगे जाके क्या करेंगे। उसके उपलक्ष्य में वो सभी अलग-अलग वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं, चाहे बुनकर समाज के लोग हो, चाहे अलग कोई भी बिजनेस के लोग हो, वो सभी को मिल रहे हैं, सभी की जो प्रॉब्लम्स है क्या है वो जान रहे हैं। यहाँ तक कि जो रोड पर जो बिजनेस करने वाले, जो ठेले लगाने वाले लोग हैं, उनका भी एक एसोसिएशन उनको जाकर मिला है। तो ये सारी बातें यही इंगित करती है कि एक नेता कैसा होना चाहिए जो समाज के हर तबके, हर वर्ग, हर जाति के लिए संजीदा हो। छत्तीसगढ़ में आपने जैसे बताया, मैं बिल्कुल ही मानकर चलता हूँ कि वन साइडेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में भूपेश बघेल साहब के सामने किसी भी भाजपा नेता के खड़े रहने की भी ताकत नहीं है। उस तरीके से उन्होंने काम किए। एक सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया है, नक्सलवाद को चोट पहुंचाई है, उसके साथ-साथ में कि ये केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट पिछले दिनों में आया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि तकरीबन 40 लाख से ऊपर लोग गरीबी रेखा से पिछले 5 वर्षों में बाहर आ गए। ये इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए। और अगर यही चीज को मोदी साहब वहां जाके बोलते हैं कि गवर्नेंस नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अपनी ही बात को उल्टा कर रहे हैं और इस बात के लिए उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, ये बखूबी हम सब जानते हैं। जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, वो पिछले 18 वर्षों से वहां की जनता देख रही है, समझ रही है। जैसे वो ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें गिराते हैं, जिस तरीके से कुशासन लाते हैं, वो सब लोग जानते हैं। चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे आदिवासी व्यक्ति पे पेशाब का मामला हो, चाहे उज्जैन में जो घटना घटी हो, जिस तरीके से सारा माहौल है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की तरफ से जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई और बेरोजगारी, ये जो सारे आंकड़े हैं, तो मैं मानकर चलता हूँ कि ये सारे राज्यों में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अब आने वाले 5 राज्यों में आने से कोई रोक सकता है। 5 राज्यों में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे मार्जिन से जीतकर आगे आएंगे। और उसका एक उदाहरण जो अभी सुनील साहब ने बताया वो वही है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडिया गठबंधन की जीत हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों को पूरी सीट मिला के 22 सीटें मिली। एक और सर एक दिलचस्प उदाहरण है जो महाराष्ट्र में कल हुआ, नांदेड़ में एक पूरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन एक समिति होती है, वहां पर भी महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी है वो सारे जीत चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें ये हमको दिखाती है कि धीरे धीरे लोगों का जो रोष है वो वोट के बटन में तब्दील हो रहा है और ईवीएम में कांग्रेस को वोट पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। और आज की तारीख में मोदी जी बिल्कुल जाने वाले हैं, भाजपा बिल्कुल जाने वाली है और 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर मानकर चल रहा हूँ। जी मैं जगर साहब चलते चलते एक जल्दी से एक आपसे प्रश्न, मुझे ये बताइए कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी एक लार्जर चीजों को बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, वो शायद स्पेसिफिक उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक तुरुप का एक्का खड़गे जी के रूप में आ गया है जो वोट को प्रभावित करेंगे डायरेक्टली। राहुल गांधी लार्जर मैक्रो चीजों को बोल रहे हैं कि देश कहां जाना चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री कैसे लगनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन शायद वोट की राजनीति को क्या खड़गे जी ज्यादा प्रभावित करेंगे? मैं जो जो आज देश में चल रही जिस तरह की पॉलिटिक्स उसके हिसाब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। जैसे मैंने पहले भी अभी कहा और पिछली कई डिबेट्स में हम चर्चा कर चुके हैं और शायद एक बात कहीं से ये भी निकल कर आई थी काफी समय पहले, पिछले 1-2 महीने पहले, कि अगर खड़गे साहब यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो ये शायद बहुत ही बड़ी बात साबित हो सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक दलित समाज के व्यक्ति कांग्रेस में अध्यक्ष स्थान पर आकर बैठे हुए, तो वो कोई छोटी मोटी बात है नहीं। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट मैसेज जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस में अलग अलग जाति धर्म से आने वाले लोगों को कितना सम्मान मिलता है और उतना ही सम्मान हम हमारे वोटर्स को और मतदारों को करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही में तुरुप का एक्का साबित हो सकता है अगर खड़गे साहब ये तरीके की लीड लेते हैं यूपी में खास करके। और बाकी हर जगह जो चुनाव कैंपेन, कर्नाटक में आपने देखा उनका होम ग्राउंड है, किस तरीके से उन्होंने सारी बातचीत रखी और जिस वजह से हमें वोट अच्छे से मिले और लोगों ने उनकी बहुत सराहना की। तो मुझे लगता है कि ये सही में एक सही और सच्चे लीडर और जिसे कहते हैं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात बनकर आने वाले समय में साबित हो सकते हैं, पहली चीज। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, प्रोफेसर स्वामी साहब ने जो बात बताई, मैं ये बात पिछले 4-5 डिबेट से अलग अलग जगह पर बोल रहा हूँ और आपके सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप गुजरातियों से घृणा मत कीजिए। केवल 8, 10, 15 गुजराती ऐसे हैं जिन्होंने ये रायता फैलाया है, बाकी गुजराती ऐसे नहीं है।
और यहाँ पर जो 15-20 साल उन्होंने शासन कर लिया, उसमें भी सारे गुजरातियों का वोट उन्हें कभी नहीं मिला, हमने भी कभी नहीं दिया। और इस वजह से आप गुजरातियों से घृणा मत कीजिए। प्रोफेसर स्वामी साहब से भी मेरा ये निवेदन है, विनती है, और सारे दर्शकों से भी है। गुजराती लोग हमेशा व्यापार, बिजनेस और आगे बढ़ने में मानते हैं और पूरे देश के साथ है। जो 12-15 लोगों ने रायता फैलाए, उनको आप जरूर हटाइए, उनको हम भी हटाना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए, इतना मैं जरूर कहूंगा। धन्यवाद।